मैं आपको कुछ सिचुएशंस देता हूं और आपको मुझे बताना है कि यहाँ फिजिकल चेंज हुआ है या केमिकल। एक फटा हुआ पेपर, एक जला हुआ पेपर, पानी जो बर्फ बन चुका है, हमारा सांस लेना, इनमें से कौन से फिजिकल चेंजेस हैं और कौन से केमिकल हैं? ये पता लगाने के लिए हमें पहले पता लगाना होगा कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस होते क्या हैं। फिजिकल चेंज वो होता है जिसमें एक चीज के फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं, जैसे कि उसकी शेप, उसका साइज, अपीयरेंस या स्टेट। उसके अंदरूनी स्ट्रक्चर या मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता, जबकि केमिकल चेंज के कारण एक नई चीज बन जाती है। किसी एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस के एटम्स रीअरेंज या कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। चलिए फिर से एग्जांपल्स की ओर चलते हैं। पहले एक फटा हुआ पेपर लेते हैं। ये एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज? क्या हमें एक नया सब्सटेंस मिल रहा है? क्या यहाँ केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस पेपर को टुकड़ों में फाड़ा गया है। पेपर अब भी पेपर है, कुछ और नहीं है, इसलिए ये फिजिकल चेंज है। और जले हुए पेपर का क्या? यहाँ पेपर जलकर राख और धुआं बन गया है। यहाँ नए सब्सटेंसेस बने हैं, इसलिए ये केमिकल चेंज है। और पानी का बर्फ बनने के बारे में आपका क्या विचार है? यहाँ एक सब्सटेंस का सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी है। बर्फ को थोड़ा सा गर्म करके फिर से पानी बनाया जा सकते हैं, इसलिए ये फिजिकल चेंज है। सबसे अंत वाला एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग है। जब हम सांस लेते हैं तब क्या होता है? हम अंदर लिए ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं और रेस्पिरेशन प्रोसेस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं। यहाँ भी एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, इसलिए ये केमिकल चेंज है। जब भी केमिकल चेंज होता है हम उसे केमिकल रिएक्शन कहेंगे और इसी चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसका एक्चुअल में क्या मतलब है? हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हुआ है? ये और बहुत कुछ हम आने वाले लेसन्स में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? दो प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। इसे एक आसान तरीके से समझने के लिए हम कह सकते हैं कि A और B आपस में रिएक्ट करके C+D देते हैं। दो सब्सटेंस A और B ने दो नए सब्सटेंसेस C और D देने के लिए रिएक्ट किया। ये एक केमिकल इक्वेशन है। एक केमिकल इक्वेशन के साथ हम केमिकल रिएक्शंस को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस इक्वेशन में क्लियरली दो साइड्स हैं। लेफ्ट की ओर हमारे पास सब्सटेंसेस हैं जो एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, इन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। और रिएक्शन के बाद जो नए सब्सटेंसेस बने हैं उन्हें प्रोडक्ट्स कहते हैं। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं। ये एरो केमिकल रिएक्शन की दिशा दिखाती है। A और B के रिएक्ट करने से हमें C और D मिले हैं। अगर यहाँ कोई कंडीशन है तो वो एरो के ऊपर लिखी जाती है। एग्जाम्पल के लिए अगर A और B हीट के अप्लाई होने के बाद रिएक्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ पानी देने के लिए रिएक्ट करता है। क्योंकि ये एक केमिकल चेंज है, इसका मतलब है कि यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। वर्ड्स को यूज करके हम इस केमिकल इक्वेशन को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या हम इसे और आसान बना सकते हैं? जी हाँ, हम इस इक्वेशन को लिखने के लिए सब्सटेंसेस के सिंबल यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन H2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर H2O है। लेकिन इस इक्वेशन को दोबारा देखिए। लेफ्ट की ओर यहाँ ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं और राइट की ओर सिर्फ एक है। आखिर दूसरा एटम कहाँ गया? क्या ये केमिकल इक्वेशन सही है? क्या यहाँ और भी कुछ है जो हमें केमिकल इक्वेशंस लिखने के लिए पता होना चाहिए? और जानने के लिए हमारे वीडियोस को देखते रहें। रिएक्ट करके पानी बनाते हैं। चलिए दूसरे केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन देते हैं। क्या आपने इन दो इक्वेशंस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की? चलिए फर्स्ट इक्वेशन के नीचे एक टेबल ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट कॉलम में हम एलिमेंट्स के वो सिंबल्स लिखेंगे जो इक्वेशन में इन्वॉल्व्ड हैं। फिर
सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे कि रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स हैं और थर्ड में हम प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं वो लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं? सिर्फ 2 एलिमेंट्स, इसलिए हम फर्स्ट कॉलम में H और O लिखते हैं। अब हर एक एलिमेंट के लिए हमें रिएक्टेंट साइड में कितने एटम्स हैं ये ढूंढना है। हाइड्रोजन में 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन में भी 2 एटम्स हैं। अब हम राइट की ओर बढ़ते हैं जिसमें प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के कितने एटम्स मौजूद हैं? जी हाँ, 2। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स? सिर्फ 1। हर एलिमेंट के लिए हम सेकंड और थर्ड कॉलम में लिखे नंबर्स को देखेंगे। हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के लिए दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए हम देख सकते हैं कि लेफ्ट की ओर 2 एटम्स हैं और राइट की ओर सिर्फ 1। क्या आप जानते हैं कि ऐसे इक्वेशन को क्या कहा जाता है? जी हाँ, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अगर रिएक्टेंट साइड में हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। अब क्या आप राइट साइड की इक्वेशन के लिए एक ऐसा ही टेबल बना सकते हैं? क्या आप इन सेल्स में वैल्यूज भर सकते हैं? तो क्या आपने इस इक्वेशन में मौजूद एलिमेंट्स की लिस्ट बनाई? हमारे पास यहाँ जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन है। लेफ्ट की ओर जिंक में 1 एटम है और राइट में भी 1 है, और इसी तरह हम बाकी बचे इन 3 एलिमेंट्स के सेल्स भी भर देंगे। आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने नोटिस किया होगा कि हर एलिमेंट के लिए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स बराबर है। ध्यान दीजिए कि ये इक्वेशन में इन्वॉल्व हर एलिमेंट के लिए सच है। ऐसे केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। अब आपको बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बीच का फर्क पता है, लेकिन अनबैलेंस्ड इक्वेशन को ऐसे क्यों कहा जाता है? क्या आपको कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ याद है? कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ के अनुसार एक केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसलिए रिएक्टेंट्स में मौजूद टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रोडक्ट में मौजूद टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स के बराबर होना चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स केमिकल रिएक्शन के पहले और बाद सेम होने चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। क्या हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं? जी हाँ, हम एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। हम ये कैसे कर सकते हैं, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर हमें पानी मिलता है, और ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड क्यों है इसका रीजन हम देख चुके हैं। लेफ्ट की ओर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स राइट की ओर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के बराबर नहीं है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ है वो ये है कि क्या हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं? आंसर है हाँ। चलिए स्टेप बाय स्टेप जाते हैं और देखते हैं कि हम इसे बैलेंस कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप के लिए हम हर एलिमेंट या कंपाउंड के आसपास एक बॉक्स ड्रॉ कर दें। ऐसे हमने ये बॉक्सेस क्यों ड्रॉ किए? क्योंकि जब हम इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हो तब इन बॉक्सेस के अंदर जो भी है उसे चेंज या ऑल्टर नहीं किया जा सकता। आप जल्द ही इसे बेहतर समझ जाएंगे। अब हम एक टेबल बनाएंगे जैसा हमने पहले यहाँ ड्रॉ किया था। टेबल में ये जो रो है हमें बताता है कि रिएक्टेंट साइड में जो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स हैं वो प्रोडक्ट साइड के बराबर नहीं है। लेफ्ट में 2 हैं और राइट में 1 है। तो चलिए ऑक्सीजन के एटम्स को पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ राइट की ओर 1 ऑक्सीजन एटम है और लेफ्ट की ओर 2, हम H2O को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास जो यहाँ है वो एक पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन है। राइट की ओर 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं और लेफ्ट की ओर भी 2 हैं। और याद रखिए कि आप रिएक्शन में इन्वॉल्व कंपाउंड्स या एलिमेंट्स के फॉर्मूले को ऑल्टर नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम H2O चेंज नहीं कर सकते और इसे H2O2 नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। चलिए पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन की ओर वापस चलते हैं। दोनों साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अब बैलेंस्ड हैं, लेकिन हाइड्रोजन का क्या? जब हमने इस कंपाउंड को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? हर साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बराबर थे, लेकिन हाइड्रोजन एटम्स का क्या? राइट में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स थे वो 4 हो गए और लेफ्ट में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है उनका क्या? वो 2 है। तो आपको क्या लगता है कि अब हम हाइड्रोजन एटम्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं?
हम लेफ्ट हैंड साइड के हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड है? जी हाँ, हम टेबल बनाकर इसे वेरीफाई कर सकते हैं। आपको ये मिलेगा। तो हम बस हर एक एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए अप्रोप्रिएट एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जब सभी एलिमेंट्स बैलेंस हो जाते हैं, हम कह सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। ये आसान था, है ना? आप इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश क्यों नहीं करते? आप इसका सॉल्यूशन लेसन के अगले भाग में देखेंगे। से ये इक्वेशन बैलेंस करने के लिए कहा था। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हम हर एलिमेंट या कंपाउंड के आसपास बॉक्सेस बनाएंगे। इन बॉक्सेस का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि आप बॉक्सेस के अंदर कुछ भी ना बदलें। आपको जो भी मल्टीप्लाई करना है, आपको पूरे बॉक्स से करना होगा और ना सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट से। नेक्स्ट, हम इस टेबल को भरेंगे। फर्स्ट कॉलम में हम रिएक्शन में इन्वॉल्व अलग अलग एलिमेंट्स को लिखेंगे और इन 2 कॉलम्स में हम इक्वेशन के दोनों साइड में हर एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो लिखेंगे। आप इस टेबल को भरने की कोशिश कीजिए। इस इक्वेशन में कौन से एलिमेंट्स या एटम्स मौजूद हैं? जी हाँ, आयन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर आपने अभी तक ये ट्राई नहीं किया है तो हर एलिमेंट के इन 2 सेल्स को भरने का ट्राई कीजिए। टेबल कुछ ऐसा दिखेगा। आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में आयन और ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमें किस एटम से बैलेंसिंग पहले शुरू करनी चाहिए। क्या वो आयन होगा या ऑक्सीजन? यहाँ तीसरा स्टेप आता है। ऐसे एटम को ढूंढिए जो किसी भी साइड पर सबसे ज्यादा हो। अगर हम इस टेबल को देखें तो मैक्सिमम नंबर 4 है और वो राइट की ओर है। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के एटम्स हैं 4। तो हमारा पहला एम ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना है। राइट की ओर 4 है और लेफ्ट की ओर 1 है। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए इस कंपाउंड को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब दोनों साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 4 हैं। ये पार्टली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। लेकिन आयन और हाइड्रोजन एटम्स अभी बैलेंस्ड नहीं है। जब हम इस कंपाउंड को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है वो 8 हो जाते हैं और राइट में अभी भी 2 ही रहते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 8 हैं, अब नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करते हैं। क्योंकि लेफ्ट में 8 है और राइट में 2 हैं, हम राइट में जो हाइड्रोजन है उसे 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्या इक्वेशन अब बैलेंस्ड है? दोनों साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 4 है और दोनों साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 8 हैं। और आयन एटम्स का क्या? लेफ्ट में ये 1 है और राइट में 3 है। तो ये इक्वेशन सिर्फ पार्टली बैलेंस्ड है। तो Fe एटम्स को इक्वलाइज करने के लिए हम लेफ्ट में Fe को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या इक्वेशन अब बैलेंस्ड है? जी हाँ, इक्वेशन के दोनों साइड्स में हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर हैं। आयन के 3 दोनों साइड में, हाइड्रोजन के 8 दोनों साइड में और ऑक्सीजन के 4 दोनों साइड में। आपने नोटिस किया होगा कि एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोई फिक्स स्टेप्स नहीं है। हम सिर्फ हर एटम को एक समय में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण इसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ट्रायल्स करते हैं। वैसे तो हमने केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर दिया है, लेकिन यहाँ एक और चीज है जो हम कर सकते हैं। हम हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट्स के सिंबल्स लिख सकते हैं। इससे हमारा क्या मतलब है? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के 4 मेन स्टेट्स होते हैं: गैसियस, लिक्विड, एक्वियस और सॉलिड। हम ये 3 तो जानते हैं, लेकिन एक्वियस क्या होता है? एक्वियस तभी लिखा जाता है जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पानी में सॉल्यूशन के रूप में प्रेजेंट हो। तो हमें मिले बैलेंस्ड इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। ये हमें क्लियरली इक्वेशन या रिएक्शन के बारे में और इंफॉर्मेशन देता है। ये दोनों कंपाउंड सॉलिड स्टेट में हैं और नोटिस कीजिए G वाटर के बगल में लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में वाटर स्टीम के रूप में यूज किया गया है। और कभी कभी यहाँ कंडीशंस होती हैं जिसके अनुसार रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर। ये एरो के ऊपर या नीचे लिखे जाते हैं। तो अगर 2 रिएक्टेंट्स A और B 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करके हमें C और D देते हैं, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। अगर रिएक्शन को सनलाइट की जरूरत हो तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है। क्या आप खुद से कुछ केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना चाहेंगे? ये लीजिए। आपके आंसर्स हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए।
कि हम केमिकल रिएक्शंस के प्रकार देखें, चलिए हम आपसे एक आसान सवाल पूछते हैं। इस रिएक्शन को देखिए, A+B हमें AB देता है। यहाँ क्या हो रहा है? अगर आपको इसे आसान भाषा में समझना हो तो आप इसे कैसे समझेंगे? आप शायद कहें कि A और B को कंबाइन करके हमें AB मिलता है। ऐसे रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर का बनना। कोयले का जलना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। कोयला हवा में मौजूद ऑक्सीजन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दोनों केसेस में रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? ये आसान है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या ज्यादा रिएक्टेंट्स एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। दो या ज्यादा इन शब्दों को नोट करें तो रिएक्शंस जैसे कि A+B+C से ABC का बनना भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलिए हम आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। आप इस इक्वेशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? आप शायद कहेंगे कि AB को A और B में तोड़ा गया है, या आप डीकंपोज्ड शब्द का भी यूज कर सकते हैं। आमतौर पर डीकॉम्पोजिशन का मतलब सिंपलर कंपोनेंट्स में टूटना होता है। ऐसे रिएक्शंस जिनमें एक सिंगल कंपाउंड सिंपलर सब्सटेंस में टूटता है उन्हें डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। इसे समझने का एक आसान तरीका यह है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के ऑपोजिट होते हैं। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है जब पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस मिलते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर उसका डीकॉम्पोजिशन। ये हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। चलिए जो हमने सीखा है उसे जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो या ज्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल कंपाउंड सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है। क्या सिर्फ यही दो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं? यहां एक एग्जाम्पल है, इसे गौर से देखिए। यहां क्या हुआ है? रिएक्शन होने से पहले B ने C के साथ एक कंपाउंड बनाया। रिएक्शन के बाद A ने B को उसकी जगह लेने के लिए डिस्प्लेस किया। क्या आपने सुना हमने क्या कहा? हमने कहा कि A ने B को डिस्प्लेस किया उसकी जगह लेने के लिए। इसी कारण हम ऐसे रिएक्शंस को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को एक कंपाउंड में डिस्प्लेस करता है। कभी कभी इन्हें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और कॉपर देता है। ज्यादा एक्टिव एलिमेंट जिंक कम एक्टिव एलिमेंट कॉपर को डिस्प्लेस करता है। जी हां, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करता है क्योंकि इन दोनों में से ये ज्यादा एक्टिव है। अगर हमने जिंक सल्फेट में कॉपर का एक टुकड़ा डाला होता तो कुछ नहीं होता। अब यहां एक दूसरे तरह का रिएक्शन है। इसे देखकर आप नोटिस करेंगे कि B और D ने जगह बदल ली है। B और D दोनों ही डिस्प्लेस हुए हैं और इसलिए हम इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यह इक्वेशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड देता है। यहां रिएक्टेंट्स के बीच आयंस की अदला बदली होती है। ऐसे रिएक्शंस को मेटाथीसिस रिएक्शंस कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं? इसे जानने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक चाइना डिश में थोड़ा सा कॉपर पाउडर लीजिए और उसे गर्म कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ देर बाद कॉपर पाउडर की सरफेस काली हो जाती है। ऐसे क्यों होता है? ये इसलिए क्योंकि कॉपर पाउडर की सरफेस एक काले क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ कोट हो जाती है, जिसे कॉपर 2 ऑक्साइड भी लिखा जा सकता है। ये कैसे बनता है? कॉपर हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है क्यूप्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए। ये क्यूप्रिक ऑक्साइड काले रंग का होता है और इसलिए सरफेस काली हो जाती है। अब अगर हम इस गर्म मटेरियल के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो ये काली कोटिंग भूरी हो जाएगी। अद्भुत है ना? यहाँ कौन सा केमिकल रिएक्शन होता है? ये वाला। ये एक रिवर्स रिएक्शन है क्योंकि कॉपर वापस प्राप्त हो जाता है, इसलिए काली कोटिंग फिर से भूरी हो जाती है। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है
और क्यूप्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन खो रहा है। अगर एक सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, और अगर एक सब्सटेंस रिएक्शन में ऑक्सीजन खो देता है तो हम कहते हैं कि वो रिड्यूस्ड हो गया है। तो इस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है जबकि दूसरा रिड्यूस हो रहा है। ऐसे रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस या रिडॉक्स रिएक्शंस कहा जाता है। अब आप जानते हैं कि रिएक्शन का नाम खुद उसके बारे में बताता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का एक दूसरा एग्जाम्पल है। कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है और जिंक ऑक्साइड जिंक में रिड्यूस हो जाता है। क्या आपने ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स को रोजाना जीवन में ऑब्जर्व किया है? हमें इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं, और इसके बारे में और जानने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। देखा कि अगर एक सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन प्राप्त करता है तो इसे ऑक्सीडाइज्ड कहा जाता है, और अगर एक सब्सटेंस रिएक्शन में ऑक्सीजन खोता है तो हम इसे रिड्यूस्ड कहते हैं। चलिए ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि रोजाना जीवन में इसके क्या प्रभाव होते हैं? सबसे आम प्रभाव है करोजन। सरल शब्दों में करोजन मेटल का डिटीरियोरेशन होता है, यानी कि मेटल का खराब होना। यह आसपास के वातावरण के साथ होने वाले केमिकल रिएक्शंस के कारण होता है। आसपास का वातावरण पानी, नमी या फिर एसिड्स भी हो सकते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एक लोहे की रॉड जो शुरुआत में चमकदार होती है उस पर कुछ महीनों बाद रेडिश ब्राउन पाउडर की कोटिंग आ जाती है? इसे आयन की रस्टिंग कहते हैं, और ये करोजन का सबसे आम एग्जाम्पल है। इस रेडिश ब्राउन कंपाउंड को, जिसे हम रस्ट कहते हैं, वास्तव में वो आयन ऑक्साइड होता है। आयन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें आयन ऑक्साइड देता है। आयन का रस्ट होना करोजन का एक एग्जाम्पल है। हम करोजन को कैसे समझ सकते हैं? जब एक मेटल पर उसके आसपास के सब्सटेंसेस द्वारा हमला होता है तो ऐसा कहा जाता है कि मेटल करोड हुआ है, और इस प्रोसेस को करोजन कहा जाता है। क्या आप जानते हैं करोजन के कारण एक साल में विश्व में लगभग $2.2 ट्रिलियन का नुकसान होता है। ये मेटल से बनी हर चीज का नुकसान करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कार के बॉडीज, जहाज, पुल इत्यादि। क्या आप दूसरे तरीकों के बारे में सोच सकते हैं जिससे ऑक्सीडेशन हमारे रोजाना जीवन पर प्रभाव डालता है? क्या आपने कभी तला हुआ खाना टेस्ट किया है जिसे लंबे समय तक ऐसा ही छोड़ दिया हो? उसका स्वाद अच्छा नहीं होगा और आप कहेंगे कि खाना खराब हो गया है। आमतौर पर खाने के खराब होने का मतलब है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब भोजन को इस तरह से खराब हो जाना कि ये सेवन के लिए अनुचित हो जाए। रैंसिड खाने की स्मेल भी बहुत गंदी होती है, और ये इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन ऑयल्स के साथ अनुचित तरीके से रिएक्ट करता है। इसे ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी भी कहते हैं। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स तेल के नेचुरल स्ट्रक्चर को इस तरह से खराब कर देते हैं कि उसकी स्मेल और स्वाद बदल जाते हैं। हमें यकीन है कि आपने तले हुए चिप्स जरूर खाए होंगे। आपने नोटिस किया होगा कि वो बैग चिप्स से पूरा भरा नहीं होता, वो लगभग आधा होता है। ये इसलिए क्योंकि वो बैग्स नाइट्रोजन गैस से भरे जाते हैं ताकि चिप्स ऑक्सीडाइज ना हो। तो करोजन और रैंसिडिटी ऑक्सीडेशन के दो अहम प्रभाव हैं। जब एक मेटल पर उसके आसपास के सब्सटेंसेस द्वारा हमला किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि मेटल करोड हो गया है, और इस प्रोसेस को करोजन कहते हैं। रैंसिडिटी का मतलब अक्सर भोजन का इस तरह खराब हो जाना कि ये सेवन के लिए अनुचित हो जाता है।